नमस्ते सभी वैद्य और विद्यार्थी गणों को मेरा नमस्कार। हम आज के सत्र की भी शुरुआत प्रार्थना से करेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दीर्घम् आयु यशस्वास्थ्यं त्रिवर्गं चापि पुष्कलम् सिद्धिं चानुत्तमालोके प्राप्नोति विधिना पठन्। तो हमने चरक संहिता का वाचन जो शुरू किया है उसमें हमने अभी तक सूत्रस्थान का जो पहला अध्याय है दीर्घेन जीवितीय उसका उपोद्घात हमने देखा था। आज का सत्र क्रमांक 6 है। इसके पहले के सत्र तक हमने जो 40 क्रमांक के सूत्र तक जो उपोद्घात था वो देखा था। और फिर उसके बाद हमने आयुर्वेद में आयु उसका प्रयोजन क्या है, आयुर्वेद का उसमें हितायु अहितायु इसके बारे में थोड़ा जो विस्तार से सूत्रस्थान के 30वें अध्याय में आया है वो हमने गए सत्र में देखा था। और उसके बाद हमने देखा था कि सही ढंग से जो इस पहले भेषज चतुष्क की शुरुआत है वो की जाती है और वहां से आगे चल के जो चौथा अध्याय का अंत है तब तक पूरा ये भेषज चतुष्क का वर्णन है। अब उसमें भी जो हमारा जो पहला दीर्घ जीवितीय अध्याय है उसमें जो उर्वरित सूत्र है उनकी भी पीछे कुछ रचना है। हमने देखा था कि ग्रंथ रचना में वो कोई अध्याय में प्रकरण होते हैं, प्रकरणों के पीछे कोई विशिष्ट सुसूत्रता होती है, कोई लिंकेज होता है। तो वैसे अगर आप पहला अध्याय देखो चरक का तो उसमें आप देखेंगे कि अभी तक जो हमने सूत्र देखे थे उसके आगे चलकर यानी सूत्र क्रमांक 44 से लेकर 53 तक हम उसको कहेंगे कारण प्रकरण। हमने देखा था कि सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय इन 6 जो कारणों के द्वारा मुनियों ने ज्ञान करके लिया था आयुर्वेद के बारे में सारी विधियों का, उनका ही वर्णन संक्षेपतः वर्णन ये पहले के इन 10 सूत्रों में आता है जिनको हमारे परिप्रेक्ष्य में कारण ऐसे कहा गया है। कारण मतलब हेतु, कॉज। तो किसका कारण? तो उन्होंने कहा है कि कार्य का। वो कार्य कौन सा है? तो कार्य ये हमारे आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में धातु साम्य है। तो उस कार्य के बारे में जो थोड़ा विस्तार आता है वो इसी अध्याय में सूत्र क्रमांक 53 से लेकर 63, सो फ्रॉम 53 टू 63 उसको हम करेंगे कार्य प्रकरण। तो उसमें क्या क्या आता है? व्याधियों के हेतु ये कार्य प्रकरण में आते हैं। हमारा जो चिकित्सा का अधिकरण पुरुष है उसके बारे में कुछ वर्णन आता है और उसके साथ साथ चिकित्सा के जो मूलभूत भेद है वो भी इस प्रकरण में आते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आप अगर सूत्र क्रमांक 64 से आगे जो चौथा अध्याय तक पूरे अध्याय क्रमांक उर्वरित 1, 2, 3, 4 इसमें सही ढंग से पूरा भेषज यानी औषधि संबंध जो कि चतुष्क है उसके बारे में जो विशिष्ट वर्णन है वो अलग अलग प्रकार से आते हैं। यानी कि देखो उसकी जो मूलभूत संकल्पना के सबसे बड़े पहलू है। सबसे पहले तो रस, क्योंकि हमारा पूरा व्यवहार ये प्रामुख्य से षड रसों पे चलता है। अब आहार देखो या भेषज देखो तो उसका जो वर्णन है मूलभूत वर्णन वो हमें इसी अध्याय में सूत्र क्रमांक 64 से लेके 66 तक और उसके आगे जो द्रव्य प्रकरण है आपको याद होगा हम देखने वाले आगे के सत्रों में कि कैसे अलग अलग मूत्रों का वर्णन है, क्षीर वर्ग का वर्णन है पहले अध्याय में, शोधन वृक्षों का वर्णन है, पार्थिव जांगम उद्भिद ऐसा जो एक वर्गीकरण है। ये सारा जो सारी जो मूलभूत जानकारी है ये हमें इस पहले अध्याय में सूत्र क्रमांक 67 से लेके 135 तक देखने के लिए मिलती है। तो मुख्यत्वे जो हमारा फिलहाल का जो फोकस है जो पहला अध्याय है उसमें जो उर्वरित सूत्र है उनकी डिवीजन कुछ इस प्रकार से है और इसलिए हम जो आगे के कुछ सत्र है वो मुख्यत्वे इस पहले यानी कारण प्रकरण को डेडिकेट करने वाले हैं। अब इस कारण प्रकरण के भी जो 10 सूत्र है उनमें किस प्रकार से सूत्रों का डिवीजन आया है देखो मैंने सारे के सारे 10 सूत्र ये आपके आंखों के सामने रखे हैं। उसमें जो सबसे पहले 2 सूत्र है सर्वदा सर्वभावा नाम से लेके विशेषस्तु विपर्य यहाँ तक जो पीले रंग में सूत्र है वो सामान्य और विशेष इन 2 कारणों के हैं। उसके बाद सत्वात्मा शरीरम च यहां से लेके वेदोयम संप्रकाशितः
ये जो दो सूत्र है वो कारण प्रकरण में किसी कारण के लिए नहीं है, बल्कि ये सारा जो चल रहा है व्यवहार वो जिस अधिकरण के बलबूते चल रहा है, जिसके लिए या जिसमें चल रहा है, वो जो हमारा चिकित्सा अधिकृत पुरुष है उसके बारे में उसका वर्णन आया है। तो ये 6 कारणों का डायरेक्टली वर्णन नहीं है, लेकिन 6 कारणों के लिए हमें जिस व्यासपीठ का हमें ज्ञान होना चाहिए, मानो वो व्यासपीठ यानी ये जो सत्व आत्मा शरीर का संयोग, उसके बारे में वर्णन बीच में किया जाता है प्रसंगवशात। फिर उसके बाद खादिनी आत्मा ये जो सूत्र है, वो सूत्र ये हमारे आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में द्रव्य कौन कौन से है वो हमें कहलाता है। उसी द्रव्य के जो लक्षण है वो कहाँ पे आते हैं, तो वो आप देखोगे कि ऊपर जो एक नीले रंग का सूत्र है उसके साथ साथ सूत्र क्रमांक 51 का भी जो शुरुआत का अंश है वो द्रव्य के लक्षण दिखाता है। तो ये हो गया द्रव्य के बारे में। गुण के बारे में वही एक बार कि जो भी आप देखोगे कि हरे रंग में जो सूत्र है सार्था गुरुवादया, वो गुणों का लिस्टिंग करता है और गुणों के जो लक्षण है वो फिर आपको सूत्र क्रमांक 51 के उर्वरित सूत्र में देखने के लिए मिलेगा। सिमिलरली जो गुलाबी रंग है उसमें कर्म के बारे में वर्णन आया है सूत्र क्रमांक 49 और उसके साथ साथ सूत्र क्रमांक 52। और जो बीच में जो केसरिया रंग में जो सूत्र है वो हमें समवाय के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है, वर्णन करवाता है। और ऐसा सब देखने के बाद यहाँ पे जो सूत्र क्रमांक 53 का जो पहला ही शब्द है, पहले ही कुछ पद है, वो क्या है, इत्युक्तम कारणम। तो सर्वदा सर्वभावानाम यहां से लेकर कर्म न अन्य अपेक्षते यहां तक इति उक्तम कारणम कि यहां तक कारण कहा गया है, ऐसा वर्णन चरक संहिता में किया है। और उसके बाद तुरंत क्या कहते हैं वो, कार्यम धातु साम्यम यह उच्चते, इसका कार्य इस कारणों के उपयोग करके हमें आपको वैद्य के भूमिका में क्या करना है, तो इनका उपयोग करके हमें कार्य करना है जो करने के योग्य है। वो क्या है, तो धातु साम्य है। तो हम जो भी धातु साम्य क्रिया करने वाले हैं, चिकित्सा करने वाले हैं, उसके लिए जो कारणीभूत है वो ये 6 चीजें हैं, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म और समवाय। और इसका ही जो मूलभूत सिद्धांतिक जो वर्णन है जो आयुर्वेद के लिए महत्वपूर्ण है वो हम इसके आगे सूत्र स्थान के सूत्रों के आधार पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हम आज शुरू करने वाले हैं सामान्य विशेष सिद्धांत। तो इसके लिए चरक संहिता में मात्र 2 सूत्र दिए हैं, लेकिन इसकी मुख्यत्वे गंगाधर और चक्रपाणी की बड़ी विस्तृत टीका है। उसमें मुख्यत्वे वैशेषिक न्याय दर्शन के बहुत सारे संदर्भ भी आते हैं, लेकिन वो हमारे लिए थोड़े ज्यादा डीप हो जाएंगे। उसका पूरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो मेरा स्वयं का भी नहीं है, लेकिन जो आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में जो महत्वपूर्ण विषय अंश है जिसका बहुत अच्छा कुछ वर्णन ये दोनों टीकाओं में मिलता है, उसके आधार पर हम ये सिद्धांत उसकी व्यावहारिक उपयोगिता कैसा है, हम द्रव्य गुण कर्म इनके बारे में तो हम हमारे स्पेशली सेकंड ईयर से बहुत सारी चर्चा करते हैं। वो बातें हमें तुलनात्मक रीत्या व्यवहार में लाने के लिए आसान लगती है, लेकिन सामान्य विशेष इसका उपयोग भी बहुत बहुत ज्यादा है, इसलिए तो वो क्रम में पहले आता है। लेकिन ये इसका उपयोग बहुत बार हमारे द्वारा अनजाने में किया जाता है, अनकॉन्शियसली किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखेंगे तो हमारा सारा व्यवहार ये सामान्य और विशेष पे ही तुला है। लेकिन अगर हम इसको जान के करें, कॉन्शियसली करें, तो हम इसका जो व्याप्ति है वो और बढ़ा पाएंगे हमारे चिकित्सा व्यवहार में। तो इसलिए आप देखो कि आपको अगर स्मरण होगा तो पहले ही अध्याय में हमने जब देखा था कि जब भरद्वाज मुनि ने जो महर्षियों को आयुर्वेद का ज्ञान ये हस्तांतरित किया था, तब उसके बाद महर्षियों ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा ये क्या जाना था, तो इन 6 कारणों को जाना था जो हमने सूत्र क्रमांक 28 और 29 में देखा था। क्या था वो सूत्र, सामान्य विशेष गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च तज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमा स्थिता। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्रम का बहुत ज्यादा महत्व है। उन्होंने क्रम क्या दिया है, पहले सामान्य और विशेष, फिर उसके बाद गुण, फिर द्रव्य, फिर कर्म और फिर समवाय। और यहाँ पे टीकाकार ऐसा कहते हैं कि इस क्रम में आयुर्वेद में सबसे ज्यादा उपयोगिता यह सामान्य और विशेष की होने के कारण इनका उल्लेख प्रथमता आया है। और इसलिए हम सामान्य और विशेष का भी आज वर्णन उस प्रकार से देखने वाले हैं कि किस प्रकार इसकी व्यावहारिक उपयोगिता ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 2 सूत्र कौन से है, ये सूत्र क्रमांक 44 और 45
सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणं ह्रास हेतुर्विशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्य तु सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथक्कृत तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्ययः। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला सूत्र है सर्वदा सर्वभावानाम, इसके बारे में पहले बार देखेंगे, फिर एक बार सूत्र पढ़ता हूं और फिर उसके बारे में हम उसका जो अन्वय है वो लगाने का प्रयास करेंगे। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणं ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति उभयस्य तु। तो सर्वदा सर्वभावानां, ये हमें दो बार इसका अनुवर्तन करना होता है। पहली बार सामान्यं वृद्धि कारणम, यानी सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम, फिर एक बार सर्वदा सर्वभावानां विशेषः ह्रास हेतु, और उसके बाद इन दोनों के लिए जो एक साझा एक उन्होंने जो नियम रखा है वो है उभयस्य तु प्रवृत्ति ही। ऐसा इसका डिवीजन हम करेंगे। तो इसका अर्थ कैसे लगाना है, देखो सर्वदा, सर्वदा इसका अर्थ हमें पता है, सर्वदा मतलब सदा, हमेशा, ऑलवेज, एवरी टाइम। सो विदाउट एनी काइंड ऑफ अन एक्सेप्शन हमें ये आगे का सिद्धांत देखने के लिए मिलेगा। क्या, सर्वभावानाम, सर्वभावानाम ये षष्ठी बहुवचन हुआ। हमने देखा है आज तक कि षष्ठी विभक्ति का अर्थ क्या होता है, किसी का, किसी की, किसी के, ये यहाँ पे बहुवचन है। तो सर्वभावानाम सारे भावों के, सारे भावों के, भाव मतलब क्या, तो भूभव ये इसका मूलभूत धातु है। भाव या भूभव इस जो धातु का अर्थ है, इसका अर्थ है, दो अर्थ है इसके, एक तो उत्पन्न होना या स्थित होना, टू एग्जिस्ट, so to get generated और to exist। यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में भाव इस पदार्थ, इस शब्द के अनुषंग से इसका अर्थ होता है कि टू एग्जिस्ट, उसकी स्थिति बनाए रखना। जो जो उत्पन्न हुए हैं ऐसे सारों को यहाँ पे भाव कहा गया है। अभी हम आयुर्वेद के बारे में देख रहे हैं, तो हमारा पूरा व्यवहार ये जो शरीर के संबंध में भाव पदार्थ है उनके बारे में होने वाला है, और ना कि टेबल कुर्सियां और ये जो ग्रंथ होंगे उनके बारे में। तो इसलिए यहाँ पे जो भाव का अर्थ है वो शारीर भाव, यानी दोष धातु मल इत्यादि जो जो भी इस शरीर के भाव पदार्थ है उनके बारे में ये सिद्धांत है, ये हमें याद रखना है। तो इसलिए सर्वदा सर्वभावानाम यानी हमेशा सदा इस शरीर में जो सारे भाव पदार्थ है उनका या उनके क्या, सामान्यम वृद्धि कारणम, उनके वृद्धि का कारण सामान्य है, और विशेषः ह्रास हेतु, उनके ह्रास का कारण विशेष है। तो हमें यह समझ में आया कि देखो शरीर में हमेशा कोई भाव पदार्थ बढ़ता रहता है या कोई भाव पदार्थ कम होते रहता है। इतनी दो ही क्रिया शरीर में घटती है, कुछ तो बढ़ना, कुछ तो कम होना। और इसलिए हम देखते हैं कि हमारा चिकित्सा व्यवहार भी पूरा इस पे ही बना है कि जो बढ़ा है उसको कम करो, जो कम हुआ है उसको बढ़ाओ। तो हमें यहाँ पे क्या एक जानकारी मिली कि जो वृद्धि है वो सामान्य की वजह से होती है, और जो क्षय है वो विशेष की वजह से होता है। और जो उसमें अंत का जो भाग है प्रवृत्ति उभयस्य तु, इसका अर्थ क्या है, तो उन्होंने क्या है कि उभयस्य, उभय मतलब दोनों या दो, उभयस्य यानी दोनों की, सामान्य और विशेष दोनों की प्रवृत्ति ही। प्रवृत्ति के जो दो अर्थ के जो शेड्स है वो चक्रपाणी देते हैं, वो कहते हैं कि दोनों की प्रवृत्ति होनी चाहिए, यानी क्या, शरीरेण अभिसंबंधः। समझो, हमें जो मूलभूत उदाहरण है हम सबको ज्ञात है कि समझो मांसरस किसी व्यक्ति के सामने रखा है और उसको, उससे भ्रूण अपेक्षित है, मांस का वर्धन अपेक्षित है, तो उसको उसका सेवन करना पड़ेगा। सिर्फ उसके सामने रखकर उसका सामान्य कर्म नहीं होने वाला है, वृद्धि नहीं होने वाला है, नहीं होने वाली है। इसका अर्थ क्या है कि शरीर के मांस से बाहर का जो मांस रस है वो साम्य होने के बावजूद अगर उसका सेवन नहीं किया गया तो उससे वृद्धि नहीं होगी और उसका सामान्यत्व प्रस्थापित नहीं होगा हमारे आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में। और इसलिए प्रवृत्ति मतलब जो जो सामान्य और विशेष द्रव्य है, सामान्यत्व विशेषत्व द्रव्य गुण कर्म जो है, उनका जब तक शरीर के साथ संबंध नहीं आएगा, प्रवृत्ति नहीं होगी, तब तक उसके जो वृद्धि क्षय के कार्य है वो देखने के लिए नहीं मिलेंगे।
तो इसलिए उनकी शरीर के साथ संबंध प्रस्थापित होना ये आवश्यक बात है। ये पहले अर्थ की शेड हो गई। दूसरा क्या है? उचिता धातु प्रवृत्ति, यानी हमें वैद्यक व्यवहार में, वैद्य की भूमिका में जो यहाँ पे अपेक्षित है वो है उसकी धातु साम्य क्रिया होना। तो धातु साम्य के लिए उसकी योग्य, आवश्यक इसी योजना करना ये हमारे लिए अपेक्षित है। ये इसका प्रवृत्ति का दूसरा अर्थ है। उचिता मतलब एप्रोप्रिएट, धातु प्रवृत्ति मतलब धातु साम्य के लिए, उसके लिए हमें जो भी क्रिया करने वाले हैं उसके पीछे की प्रयोजन, उसके पीछे का मोटिवेशन, ये हमें सामान्य और विशेष के द्वारा जो उपयुक्तता है ये याद में रखनी है कि जो भी शरीर में दोष धात्वादि वृद्ध हुए हैं उनका क्षय करना है विशेष के द्वारा, जो भी क्षय हुआ है उनकी वृद्धि करनी है सामान्य के द्वारा, ये हमारे लिए उसका प्रयोजन है। तो ये दो अर्थ की जो शेड्स है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। अब ये हो गए उसका प्रयोजन, सामान्य और विशेष। सामान्य और विशेष का प्रयोजन क्या हुआ? तो इस प्रकार वृद्धि और क्षय करना ये हमें शरीर में करना है, ये बात हमें अभी ज्ञात हो गई। इसके आगे जाकर अभी सामान्य और विशेष के लक्षण क्या है हमें समझ तो आया कि सामान्य और विशेष ये काम करते हैं, लेकिन सामान्य कौन, विशेष कौन, उनको जाने कैसे हम? तो इसकी दो प्रकार की जो लक्षण है, प्रॉपर्टीज है, वो दूसरे सूत्र में आती है, सूत्र क्रमांक 44 में। वो सूत्र क्या है? सामान्यम एकत्व करम विशेषस्तु पृथक्त्वकृत तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्ययः। तो इस सूत्र की जो पहली पंक्ति है उसमें एक लक्षण स्वरूप आता है दोनों का एक एक, वो क्या है देखेंगे। सामान्य ये एकत्व कर्म होता है, यानी गंगाधर कहते हैं कि एकत्व मतलब क्या? एक होना, यानी मेलनेन एक ही भावम करोति, यानी जब दो या अधिक जो द्रव्य है या दो चीजें हैं वो साथ में आती है तो वो एक रूप हो जाती है, एक हो जाती है, या चक्रपाणी कहते हैं एकत्व बुद्धिकृत। तो इन दोनों का अर्थ क्या देख सकते हैं हम कि इंटीग्रेटिव प्रॉपर्टी इज नोन एज सामान्य, कि जिसमें दो या अधिक लोगों को, चीजों को, द्रव्यों को एक करने की यानी इंटीग्रेट करने की कैपेसिटी होती है, उसको सामान्य कहेंगे। उसके लिए गंगाधर ने उदाहरण दिया है दुग्ध और जल। अब जब दूध और पानी एक साथ मिला दो तो वो एक हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, वो हमें अलग अलग नहीं समझ में आते। ये जो प्रॉपर्टी है वो है एकत्व कर, वो सामान्य की तरफ है। और विशेष क्या? पृथक्त्वकृत। पृथक्त्व इसका अर्थ हमें पता है कि अलग, तो अयोगेन अनंत अनेकत्वम भावानम करोति, वो दो या अधिक चीजों को अलग ही रखता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है चक्रपाणी ने, और इसका एक अलग उन्होंने एक शेड कही है अर्थ की, व्यावृत बुद्धिकृत। व्यावृत यानी सेपरेटिव, अलग अलग दिखाने की जो बुद्धि है वो विशेष हमें देती है, यानी when it separates two or more things from each other, it is done because of the vishesha. So that is the property of vishesha to indicate the separation. उन्होंने एग्जांपल दिया, देखो कि पारद और जल यानी मर्क्यूरी और वाटर बोथ आर लिक्विड्स, स्टिल when we mix them together the both the identities are different. वो मिक्स नहीं होते, वो एक जीव नहीं होते, उनमें एकत्व नहीं आता, उनमें मेलन नहीं होता, तो इसलिए उन दोनों को हम एक दूसरे से विशेष कह सकते हैं। तो ये हो गया सामान्य और विशेष के प्रॉपर्टी का एक एंगल। जो इसी सूत्र की दूसरी पंक्ति है उसमें उन्होंने क्या कहा है, देखो सामान्यम सॉरी तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्ययः, यानी सामान्य का और एक जो लक्षण है वो है तुल्यार्थता। तुल्य इस शब्द का अर्थ है सेम, इक्वल, समान। अर्थ यानी विशेष, विषय। इसका अर्थ क्या है कि सामान्य किसको कहेंगे? जब दो या अनेक चीजों में कोई रिजेम्बलेंस होगा या कोई सिमिलैरिटी होगी। देखो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब भी सामान्य या विशेष इनका व्यवहार करना हो तो हमें दो या दो से ज्यादा चीजों की उपस्थिति होना आवश्यक है, क्योंकि किसी से कोई वृद्ध होना चाहिए, किसी से कोई अलग होना चाहिए, क्षीण होना चाहिए। तो इसलिए वी आर ऑलवेज इंटरेक्टिंग विथ टू or more things at the same time when we are dealing with सामान्य and विशेष। और इसलिए सामान्य में क्या है, when amongst many there is some resemblance or there is some similarity
दैट इज नोन बाय तुल्यार्थता। जैसे कि देखो, मैं थोड़ा आपको नॉन आयुर्वेदिक एग्जांपल देता हूं। हमारा भारत देश है और उसमें कई सारे राज्य हैं। तो हम देखेंगे राज्य की भी अलग अलग खुद की एक आइडेंटिटी है, लेकिन सारे राज्यों में एक जो बात वो सबसे वो कॉमन है, वो क्या है कि दे ऑल आर पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर पार्ट ऑफ अ नेशन। तो इसका मतलब जो भारतीयत्व है वो हर एक राज्य में सामान्य है, तुल्य है। सो द इंडियन, इट इज द कॉमन फैक्टर, इट इज द सामान्यत्व विच इज सिमिलर अमंगस्ट ऑल द स्टेट इन द इंडिया। मगर अगर हम उसका आगे का पार्ट देखें, क्या विशेषस्तु विपर्यय, विपर्यय का एग्जैक्ट मीनिंग होता है अपोजिट। तो अगर सामान्य तुल्य है तो विशेष अपोजिट मतलब क्या, अतुल्य होगा। अतुल्य मतलब अनइक्वल, डिफरेंट, असमान, यानी डिफरेंशिएटिंग और डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर अमोंगस्ट मेनी इज नोन बाय विशेष। यानी जो दो या अलग अलग लोगों में, अलग अलग चीजों में अलग अलग आइडेंटिटी अलग अलग करवाता है, उसको भी विशेष कहेंगे। यानी देखो कि भारत में इतने सारे राज्य जो शुरुआत में किए गए थे इंडिपेंडेंस के बाद, उनके पीछे का तर्क क्या था, इट वॉज बेस्ड ऑन द लैंग्वेज और द भाषा। तो प्रायः हर एक राज्य की खुद की एक अलग अलग भाषा होती है। तो यहाँ पे भाषा ये विशेष का क्राइटेरिया है जो एक राज्य को बाकी राज्यों से अलग, डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश करती है। यानी द नेशनलिटी इज द सामान्यत्व अमंगस्ट ऑल द स्टेट, लैंग्वेज इज द विशेषत्व अमंगस्ट ऑल द स्टेट्स। सिमिलरली ये भी लॉजिक हमें हमारे शरीर को भी लगाना है। तो इन नटशेल व्हाट वी अंडरस्टैंड हियर, देखो सामान्य इज अ वृद्धि कारण, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल और इट इज द कॉज ऑफ इंक्रीज। इट इज एकत्व कर्म, सो इट इज सामान्य इज इंटीग्रेटिव। तुल्यार्थता, इट shows the resemblance or similarity amongst many, shows the common factors। लेकिन विशेष इज एग्जैक्टली अपोजिट, ह्रास हेतु, कॉज ऑफ डिक्रीज, पृथक्त्वकृत, इट इज सेपरेटिव। अतुल्यार्थता, इट इज डिफरेंशिएटिंग और डिस्टिंग्विशिंग। अभी हमने अभी भी जो देखा कि तुल्यार्थता या अतुल्यार्थता यानी क्या, डिफरेंशिएटिंग, रिजेंबलिंग इज बेस्ड ऑन विच फैक्टर्स, किन फैक्टर के आधार पर हम देख सकते हैं कि हाँ इनमें ये कॉमन है, इनमें ये अलग है। तो ये कॉमननेस और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स वाले फैक्टर्स है कौन से, तो दे आर नथिंग बट बेसिकली द्रव्य, गुण और कर्म। और इसीलिए अगर दोनों टीका देखो तो उनमें बहुत सुंदर वर्णन जो हमें मिलता है, जो बहुत ज्यादा व्यवहारिक है हमारे आयुर्वेद के व्यवहार के लिए, आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति के लिए, वो है द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। सिमिलरली द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। तो ये आज हम देखने वाले हैं कि इसके उदाहरण क्या है और इससे हम क्या समझे। और हमने इसके लिए जो भी अभी अभी वो एक फैक्ट देखी, मैं फिर एक बार दोहराता हूं कि सामान्य और विशेष के बारे में जब भी हम डील कर रहे हैं, so it is applicable when two or more entities are involved। तो ही हम देख पाएंगे कि देखो, हम देख रहे थे कि हम जब हमने कुछ सिमिलरिटी ढूंढनी है तो वी वांट मोर थिंग्स, नॉट वन। देयर कैन बी एनी सिमिलर थिंग इन द सिंगल ऑब्जेक्ट, इजंट इट? Similarly, when we want to differentiate something, we want at least two things. So that is applicable in our body as well। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम सामान्य के बारे में देखेंगे। सामान्य में क्या है, द्रव्य सामान्य। द्रव्य सामान्य मतलब उसकी जो योनि है या उसकी जो जाति है उसके सामान्यत्व, यानी ये दोनों द्रव्य पार्थिव हैं, ये दोनों द्रव्य तेजस हैं एंड सो ऑन। जैसे क्षार ये इननेट तेजस है, वैसे ही शरीर में पित्त भी तेजस है, तो उनको हम कहेंगे कि ये दोनों द्रव्य सामान्य कहे जा सकते हैं। ठीक है, फिर गुण सामान्य। गुण सामान्य यहाँ पे गुण ऑल्दो आयुर्वेद में 41 कहे गए हैं, फिर भी जब हम सामान्य का व्यवहार करते हैं चिकित्सा के परिप्रेक्ष्य में, तब टीकाकारों ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि वहां पे हमें 20 गुणों से डील करना है। यानी हमें जो 10 गुणों की जो जोड़ियां पता है, गुरु लघु, शीत उष्ण एक्सेट्रा, सो रिगार्डिंग दैट वी डील इन द गुण सामान्य। और कर्म सामान्य, कर्म कितने प्रकार के हैं, कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानस कर्म। तो ये जब कर्म ये सामान्य होंगे तो उनको हम कर्म सामान्य कहेंगे।
तो ये एक बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गई। जब हम इसके उदाहरण देखेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट्स। सो हेंस विल मूव अहेड विद द एग्जांपल्स। द्रव्य सामान्य, देखो इस सामान्य विशेष का एक बहुत ही सुंदर एप्लाइड जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें चरक में ही, चरक सारी स्थान अध्याय क्रमांक 6, इसमें हमें पहले के सूत्रों में देखने के लिए मिलता है। आज मैंने उस अध्याय के जो सूत्र क्रमांक 10 है उसका कुछ आंशिक विवरण यहाँ पे रखा है, बिकॉज चरक संहिता के ही अगर संदर्भ से हम उदाहरण समझे तो इट विल बी मोर रेलेवेंट फॉर अवर सेक ऑफ डिस्कशन। तो द्रव्य सामान्य के लिए चरक संहिता में क्या कहा है देखो, तस्मात, ये मैं सूत्र मैंने बीच में से उठाया है, इसलिए इसके पीछे क्या, इसके पहले क्या था, बाद में क्या है, ये अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, इसलिए आई गो डायरेक्टली टू द पार्ट विच इज मेंशन्ड इन दिस सूत्र, सूत्र क्रमांक 10। तस्मात् मांसम आप्यायते मांसेन भूयस्तरम अन्येभ्यः शरीर धातुभ्यः। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है देखो, मांसम मांसेन आप्यायते, मांस सेवन से मांस धातु का अप्यायन होता है, मतलब मांस धातु की वृद्धि होती है। यहां तक तो एकदम सही है, सटीक है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आगे का जो तीन उसमें जो पद है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, भूयस्तरम अन्य शरीर धातुभ्यः, यानी वो वृद्धि अन्य शरीर धातुओं की तुलना में अधिक होती है। देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति मांस रस का सेवन करता है तो उससे सिर्फ मांस धातु की वृद्धि होती है, ऐसा नहीं होता है। वहां पे मुख्यत्वे मांस धातु की वृद्धि होगी अन्य शरीर धातुओं की तुलना से अधिक, यानी मांस रस के द्वारा अन्य शरीर धातुओं की भी वृद्धि होने वाली ही है, लेकिन ज्यादा वृद्धि मांस धातु की होगी। इसको क्या कहते हैं हम, कि उसकी एफिनिटी या उसका गामित्व ये मांस की तरफ ज्यादा है, बिकॉज इट रिसेंबल्स, इट मैचेस विद द शरीर मांस। तो सामान्य होने की वजह से उसका जो एफिनिटी है, उसका गामित्व है, वो मांस की तरफ ज्यादा था, किसका, मांस रस का। सो व्हाट इट टेल्स अस कि जनरली वी कैन से कि किसी भी द्रव्य को जब सेवन किया जाए तो वो उसके सामान्य शरीर धातु या दोष या मल की तरफ आसानी से और ज्यादा प्रमाण में जाने वाला है। द एफिनिटी और गामित्व कैन बी ड्रिवन बेस्ड ऑन द्रव्य सामान्य, but it is not applicable for mouse, it is just an example. See the sutra ahead, तथा उसी तरीके से लोहितम लोहितेन, मेदो मेदसा, वसा वसया, अस्थि तरुणास्ना, मज्जा मज्ञा, शुक्रम शुक्रेण, गर्भस्तु आम गर्भेण। बाकी उदाहरण देखो, सारे व्यावहारिक उदाहरण है ग्रंथ में, जहां जहां पे हमें क्लासिकल धातुक्षय देखने के लिए मिलता है। अगर आप देखो कि वसा मज्जा, इसके इंडिकेशन सूत्र स्थान के जो 13वां अध्याय स्नेहाध्याय उसमें आते हैं कि जो अत्यंत व्यायामशील है उनमें वसा का उपयोग करो, क्योंकि व्यायाम से क्या होता है, मांसक्षय होता है, और वसा क्या है, शुद्ध मांस से यह स्नेह सा वसा परिकीर्तिता। तो वसा से मांस का जो वर्धन है वो भी मांसगत जो स्नेह का वर्धन है वो बहुत जल्दी होने वाला है। आमगर्भ यानी व्यवहार में हम अंडा, तो अंडे के सेवन से जितना अच्छा ब्रूहण, जितना अच्छा संतर्पण ये गर्भ का होगा गर्भिणी में, उतना बाकी धातुओं का नहीं होने वाला है। दैट मीन्स गामित्व एफिनिटी इज ड्रिवन बाय द्रव्य सामान्यत्व। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसलिए इस सूत्र को मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है। इसके एप्लीकेशन ना ही सिर्फ आहार में, तो चिकित्सा के व्यवहार में, कल्पों में, वनस्पति द्रव्य में भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द्रव्य सामान्य। उसके आगे जो आता है वो है गुण सामान्य। अभी एक व्यावहारिक जो अड़चन है वो क्या है, देखो हम देखा कि वसाक्षय हो तो वसा का सेवन करो, अस्थिक्षय हो तो तरुण अस्थि का सेवन करो, ये बात, ये जो मज्जाक्षय हो तो मज्जा सेवन करो, ये जो सारे व्यवहार है, ये जो सारे उसके जो विधि है वो बहुत बहुत मुश्किल है इंप्लीमेंट करना, क्योंकि उसके एक तो इसके चरक नहीं कहा है, चरक संहिता में इसके आगे कहा है कि इनका सेवन बहुत बार संभव नहीं होता। क्यों, एक तो उसकी अनुपलब्धि, आप जाके उठकर तुरंत आपको कहीं तरुणास्थि मिल जाएगी, कहीं मज्जा मिल जाएगी, कहीं आपको पता है ना, अग्र संग्रह में आया है कि नक्र रेतसः जो ये होता है क्रोकोडाइल, उसका जो शुक्र धातु है वो वृषभ मतलब शुक्रवर्धन के लिए और उसके कर्म के लिए बहुत अच्छा है।
लेकिन उसकी उपलब्धि की क्या है, जीरो चांसेस। फिर उसके आगे जाके घृणा, किसी व्यक्ति को अगर मांस सेवन साथ में नहीं है तो मांस सेवन तो छोड़ो, वो अस्थि सेवन वसा सेवन कैसे करेगा। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल जो फैक्ट है वो चरक खुद इस सूत्र के बाद आगे हमारे आगे सामने रखती है कि बिकॉज ऑफ अनुपलब्धि, घृणा एंड सिमिलर रीजंस, द्रव्य सामान्य इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, एंड देयरफॉर द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड द बिगेस्ट एस्पेक्ट ऑफ अवर चिकित्सा इज गुण सामान्य। क्या है वो कहते हैं कि जब द्रव्य सामान्य संभव नहीं है तो वी हैव टू टेक द रेफ्यूज इन द गुण सामान्य। और दूसरे सूत्र क्या आता है, तत्र समान गुण भूयिष्ठानाम अन्य प्रकृतीनाम अपि आहार विकाराणाम उपयोगः स्यात्। वहां पे जहां पे द्रव्य सामान्य संभव नहीं है वहां पे समान गुण भूयिष्ठानाम, भूयिष्ठ मतलब मोर, मैक्सिमम, समान मतलब सेम, गुण, तो जिस द्रव्य को आपको वृद्धि करनी है शरीर में, उस द्रव्य के मैक्सिमम गुण जिस आहार द्रव्य में आपको मिलेंगे उस आहार द्रव्य का उपयोग आप करो। वो अगर अन्य प्रकृति का भी हो, अन्य योनि का भी हो, अन्य जाति का भी हो तो भी चल जाएगा। इसके उदाहरण देखेंगे तो आप समझ जाओगे। देखो शुक्र क्षय में समझो हमें द शुक्र ऑफ क्रोकोडाइल इज कैनॉट बी मेड अवेलेबल, सो व्हाट वी कैन डू, क्षीर सर्पिशो हो उपयोग, क्षीर सर्पी इसका उपयोग हम कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे, मधुर स्निग्ध शीत समाख्याता नाम च अपरेशाम द्रव्याणाम, सिर्फ क्षीर और सर्पी नहीं, अन्य भी द्रव्य जिनमें शुक्र के जो प्रधान गुण है, मधुर रस, स्निग्ध गुण, शीत वीर्य, ऐसे गुणों के संचय वाले समूह वाले जो भी अन्य द्रव्य है उनका उपयोग आप कर पाएंगे, क्योंकि वो शुक्र के साथ कैसे है, समान गुण भूयिष्ठ, दे आर मोस्ट अलाइक, देयर गुण रिसेम्बल मैक्सिमम विथ शुक्र। दोनों में क्या है, दोनों में तुल्यार्थता है एट द लेवल ऑफ गुण। और इसलिए ऐसे जो सबसे सामान्य द्रव्य है वो कौन से हैं, दुग्ध, घृत, जो कि शुक्र के साथ सबसे ज्यादा गुण सामान्य दिखाते हैं। गुण सामान्य में भी तारतम्य होने वाला है, जो मैक्सिमम मेल खाता है वो सबसे नजदीक वाला गुण सामान्यत्व है, इट इज मोर ऑब्वियस चॉइस। जो कम गुण दर्शाता है कॉमन, वो कम गुण सामान्य वाला है। तो गुण सामान्य में भी हमें कुछ उसकी हायरार्की देखने के लिए मिलने वाली है। वन मोर एग्जांपल इज देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स, आई हैव जस्ट सिलेक्टेड टू फ्रॉम द सेम सूत्र। मूत्रक्षये पुनः इक्षुरस वारुणी मंड द्रव मधुर अम्ल लवणोपक्लेदिना। इक्षु रस होगा गन्ने का रस, वारुणी का मंड, इस तरीके के द्रव्य जिनमें कौन से गुण दिखने के लिए मिलते हैं, द्रव, मधुर, अम्ल, लवण, उपक्लेदी, ऐसे गुणों के अन्य जो भी द्रव होंगे उनका उपयोग करना है जब हमें मूत्रक्षय देखने के लिए मिले तो, क्योंकि इन गुणों के पदार्थ ये मूत्र के गुणों से काफी हद तक मेल खाते हैं, सिमिलर होते हैं, और इसलिए उनमें सामान्यत्व होता है और इसलिए वो मूत्र वृद्धि कर सकते हैं। इसमें अरुण दत्त ने तो एक बहुत सुंदर टीका लिखी है इस अनुषंग से। क्या बोलते हैं अरुण दत्त, देखो, चोच मोच खरजुराणी पार्थिवानी द्रव्यतः निर्दिष्टानी। अब देखो कि जो खजूर होंगे, डेट्स, जो केला है, बनाना, वो कैसे है देखने के लिए, दे आर पार्थिव इन देयर स्ट्रक्चर, इजंट इट, दे आर वेरी मच सॉलिड, दे आर वेरी मच दे हैव वेरी मच पार्थिव टेक्सचर इन देयर अपीयरेंस। तो वो द्रव्य पार्थिव होने के बावजूद श्लेष्मणाम उदकात्मकम अभिवर्धयंती, वो श्लेष्मा जो कि एक्चुअली आप्य है, उदकात्मक है, उसका अभिवर्धन कर पाते हैं। यानी यहाँ पे केले, खजूर और कफ में द्रव्य सामान्यत्व है क्या, नहीं। केला, खजूर ये कैसे है, वो पार्थिव है, कफ कैसा है, वो आप्य है, लेकिन यहाँ पे उन दोनों में स्निग्ध, गुरु, शीत इत्यादि गुण समान है, और इसके वजह से पार्थिव होने के बावजूद वो आप्य द्रव्य का वर्धन करने में सक्षम होते हैं। तो ये हो गया उदाहरण गुण सामान्य का। और इसका हमें पता है, अभी ये अगर उदाहरण देखो तो आप याद करो कि आपको आहार में ये कितना ज्यादा प्रैक्टिकल रिलेवेंट पॉइंट है। और अगर हम ऐसे सोचे तो हमें व्यक्ति में जब भी कुछ वर्धन करना है, देखो कैसा होता है बहुत बार, कुछ बहुत बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि जैसे
लाल रंग का खाने से रक्त जल्दी बढ़ता है। हमें बचपन में बहुत बार घर भी बोला जाता था कि टोमेटो खाओ, बीट खाओ, जिससे कि खून जल्दी बढ़ेगा। लेकिन अभी इस एंगल से देखो आप कि सिर्फ वर्ण सामान्य यानी सिर्फ कुछ रंग का खाने से, एक तो वर्ण ये विंशति गुणों में आता नहीं है, और सिर्फ वर्ण सामान्य एक ही गुण का सामान्य आहार खाने से क्या द्रव्य वृद्धि होने वाली है क्या? नहीं। तो अगर आपको रक्त वृद्धि करवानी है, मांस वृद्धि करवानी है, तो हमें उस धातु, उस दोष, उस मल के गुण देखने पड़ेंगे, और उसके सबसे ज्यादा गुण जिस आहार पदार्थ में है वो गुण, और ये गुण कौन से हैं? विंशति गुण, एंड नॉट हाउ इट लुक्स, हाउ व्हाट इज द कलर, व्हाट इज द शेप। ऐसा बहुत बार किया जाता है कि जो कुकुम्बर है, जो ये होता है खीरी, काकड़ी, वो देखने में कैसी होती है, उसको स्लाइस करे तो आंखों जैसी, इसलिए उसको आंखों के लिए यूज करो। दिस इज नथिंग रिलेटेड विद आयुर्वेद, इट इज जस्ट अ ग्रॉस मिसकंसेप्शन। तो हम सिर्फ दिखाई देने में सिमिलर है, इसलिए वो सामान्य नहीं होने वाला है। इट शुड बी रिसेंबलिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विंशति गुण। सो एज अ वैद्य, आप और मैं विंशति गुणों में सामान्य है या नहीं, वो हमें देखना है। ये बात दिमाग में पक्की बैठा लो, ठीक है? मूविंग अहेड, कर्म सामान्य। अगर द्रव्य सामान्य उपलब्ध नहीं है, जैसे हमने अभी देखा, तो गुण सामान्य के साथ साथ आप कर्म सामान्य का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसा फिर खुद एक बार चरक संहिता कहती है, कर्म अपि यद् यस्य धातुः वृद्धि कर्म तत् तत् आसेव्यम। जो जो कर्म जिस जिस धातु के वृद्धि के लिए आवश्यक है, उसका सेवन करो। उसके कौन से उदाहरण दिए टीकाकारों ने? धावन, प्लवन इत्यादि। भागना या तैरना यानी स्विमिंग करना, इससे क्या है? इनमें चलत्व, ये जो गुण है वो सामान्य है, और इसलिए इस गुण वाले वायु की वो वृद्धि करेगा। ऑन द कॉन्ट्री, स्वप्न, सोना, आलस्य, कुछ एक्टिविटी नहीं करना, शैया सुख यानी बेड में बैठ के रहना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक्सेट्रा, दे ऑल हैव वन थिंग इन कॉमन, दैट इज स्थैर्य, एक्सेसिव एबनॉर्मल स्टेबिलिटी, एंड विच गोज टुवर्ड्स द कफ धातु, जिससे कि कफ वृद्धि होती है। इसमें क्योंकि दोनों में सामान्य गुण कौन सा है? स्थिर। और इसलिए अरुण दत्त ने इन दो उदाहरण दिए हैं। सो दिस इज हाउ द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य look. So by understanding this, so we can easily understand कि what the विशेष would be. द्रव्य विशेष देखो, क्षार जो हमने अभी अभी देखा कि तेजस है, उससे कफग्न कार्य होता है, क्योंकि कफ या आप्य है। तो अग्नि महाभूत प्रधान द्रव्य ये जल महाभूत प्रधान द्रव्य का क्षय करता है, ये हो गया द्रव्य विशेष। गुण विशेष, गोमूत्र से कफग्न कार्य। देखो अभी गोमूत्र और कफ दोनों आप्य है, बोथ आर लिक्विड इन नेचर, दैट मीन्स बोथ आर इन देयर ओरिजिनलिटी आप्य। इन स्पाइट ऑफ दैट गोमूत्र कफ का क्षमन करता है, नाश करता है। क्यों? क्योंकि उसमें गुण विशेष है। तो कौन कौन सी गुण है हमें पता है कि गोमूत्र ये लेखन करता है, उसमें कटुत्व है, उसमें क्षारीयत्व है, उसमें औष्ण है, एंड सो ऑन। तो दैट मीन्स यहाँ पे चक्रपाणी जी एक बहुत सुंदर वाक्य लिखते हैं उनकी टीका में कि व्यवहार में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? जाति वैपरीत्यात गुण वैपरीत्यम प्रधानम ह्रास कारणम। यानी व्हेन इट कम्स टू द ह्रास, कुछ हमें कम करना है, किसी शरीर भाव पदार्थों को हमें क्षीण करना है, कम करना है, तो जाति वैपरीत्य यानी उस द्रव्य के विशेष से ज्यादा हमें गुण वैपरीत्य यानी गुण विशेष, ये प्रधान ह्रास कारण है, ये देखने के लिए मिलता है। सो व्हेनेवर यू वांट टू डू सम क्षय, जो वृद्ध दोष होंगे, वृद्ध धातु होगा, आम वृद्ध होगा, उनका क्षय करना हो, तो हमें उससे द्रव्य विशेष से ज्यादा भी व्यवहार में गुण विशेष के बारे में सोचना होता है, बिकॉज इट इज मोर रिलेवेंट व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस काइंड ऑफ चिकित्सा। उदाहरण आपके सामने है कि अगर देखने के लिए जाए तो गोमूत्र और कफ ऐसा लगता है कि दोनों लिक्विड है, तो दे दो वृद्धि के लिए, नहीं। अगेन वी नीड टू थिंक अबाउट विंशति गुण हियर, सो वी शुड नॉट फॉरगेट विंशति गुण व्हाइल डीलिंग विद सामान्य एंड विशेष गुण विशेष। ओके, और कर्म विशेष तो ऑब्वियस है, चिंता, व्यवाय, व्यायाम। हमें पता है कि ये सारे कैसे हैं? ये सारे क्लासिकल कफ के विपरीत गुणों वाले कर्म है, इसलिए इनका कार्य कफग्न होता है। तो ये सारे उदाहरण हो गए द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष के। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दो टीका में दी है कि हाउ सामान्य विशेष एक्ट विद इन द बॉडी। उनके लिए कोई कंडीशन है क्या? उनके लिए कोई एक मेथोडोलॉजी है क्या?
उसमें जो एक दो बहुत इंपॉर्टेंट एंगल्स है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। फर्स्ट, सामान्य एंड विशेष, दे बोथ कैन वर्क साइमल्टेनियसली। देखो, उदाहरण देखो, क्षीर यानी दुग्ध, वो क्या करता है, वो एक ही समय कफवर्धन भी कर सकता है, यानी कफों को सामान्य है, सामान्य गुण वाला है, इसलिए कफवर्धन करता है, लेकिन वो वात के लिए गुण विशेष द्वारा वो वात का शमन भी कर सकता है। सो दिस बोथ कैन डू, बोथ फंक्शंस कैन अकर एट द सेम टाइम। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक द्रव्य एक समय सिर्फ सामान्य के तौर पे काम करेगा या सिर्फ विशेष के तौर पे काम करेगा। ऑन द कॉन्ट्री, चरक संहिता में तो ऐसा सूत्र है जो मैं आपके सामने रखा है, क्या, तदेव तस्मात् भेषजम सम्यक अवचार्यमाणम युगपत् न्यून अतिरिक्तानां धातूनां साम्यकरम भवति, अधिकम अपकर्षति, न्यूनम आप्यायति। यानी वही भेषज ये सबसे अच्छा है, कब, सम्यक यानी उचित मात्रा दी, उसका आपको सही तरीके से योजना करनी होगी, मात्रा, काल, अनुपान एंड सो ऑन, इन सारे फैक्टर्स के द्वारा अगर आपने उसका उचित अवचारण किया, यानी उसकी योजना ये परफेक्ट की, अप्रोप्रिएट की, तो युगपत, युगपत यानी एट द सेम टाइम व्हाट वुड हैपन, न्यून अतिरिक्तानां धातूनां साम्यकरम, एट द सेम टाइम द सेम मेडिसिन will reduce whatever is increase whatever is reduced. So ये अगर एक ही भेषज योजना एक समय कर पाई, so it is the ideal case scenario. So see what ग्रंथ expects us to do. उनको ऐसे अपेक्षा है कि शरीर, उस व्याधि के शरीर में जो भी वैषम्य है वो अगर अलग अलग प्रकार का भी हो, उसको एक ही साथ डील करने की क्षमता आप आपके भेषज में ला सकते हैं। उसके लिए आपको यह सूत्र याद में रखना है कि एक ही भेषज, एक ही द्रव्य, एक ही जो पदार्थ है वो एक ही समय किसी का सामान्य है, किसी का विशेष है, और वो दोनों कार्य साथ में कर सकता है। आपको ऐसा द्रव्य चूज करना है कि ऐसा कर पाए, और इसलिए आपको इस प्रकार की जो जानकारी है वो हर एक चिकित्सा द्रव्य, आहार द्रव्य, इसके बारे में होनी चाहिए। जस्ट लाइक वी सॉ वेरी सिंपल एग्जांपल रिगार्डिंग द दुग्ध, ठीक है। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सामान्य एंड विशेष, दे बोथ कैन वर्क simultaneously, and we should be able to make them work simultaneously if we should be able to deal with the patient in the most simplest and least amount of medicine. Okay. Second aspect, samanya and vishesh, they both can work only when there is no opposition to them. When there is no opposition, मतलब क्या होगा, सामान्य से वृद्धि कारणत्वम ही असति विरोधी कारणे बोद्धव्यम, यानी जब सामान्य तभी वृद्धि कर पाएगा जब उसके विरोधी कारण की एब्सेंस होगी, अनुपस्थिति होगी। यानी when there is absence of vishesha which will suppress the samanya, which might suppress the samanya, then and then only samanya can act. यानी सामान्य और विशेष ये अगर दूसरे के एक दूसरे के खिलाफ होंगे तो फिर उनके कार्य हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अगेन लेट्स सी एन एग्जांपल, जब बूढ़े लोगों में, वृद्धावस्था में हम भ्रूण आहार देते हैं तो फिर भी हमें उनमें भार वृद्धि, मांस का उपचय बढ़ना, सारवन मेदोत्पत्ति होना ये देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर वही आहार हम युवावस्था में या बच्चों में देंगे तो अच्छा खासा भ्रूण हुआ देखने के लिए मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था में जो कालज वात प्रकोप है, वयावस्था अनुसार जो वात प्रकोप है वो अत्यंत बलवान है। यहाँ वहां पे जो वया के अवस्था अनुसार जो वात प्रकोप है वो वहां पे भ्रूण आहार को भ्रूण करने देता नहीं है। ये उसका एक एस्पेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे धातु क्षय की जो गति है वो इतनी बलवान है, वात प्रकोप इतना बलवान है कि भ्रूण आहार का सामान्य कार्य ये हमें अभिव्यक्त होते हुए दिखता ही नहीं। इसलिए हमें ये बात हमेशा नोट, वी शुड बी एबल टू नोट that it we should make this sure possible that when we are going to give the treatment, the karana responsible for the dosha vaishamya should be absent. For like जब हम शमन चिकित्सा कर रहे होंगे, जब हम कोई चिकित्सा मतलब हम कोई पदार्थ दे रहे हो, कोई चूर्ण दे रहे हो, कोई बटी दे रहे हो,
और समझो कि उसका प्रयोजन पित्त का शमन करना है। यानी आपका जो योग है वो पित्त के लिए विशेष है। क्यों? क्योंकि वो पित्त का शमन कर रहा है, पित्त का क्षय कर रहा है। लेकिन इफ एट द सेम टाइम रुग्ण या पित्तवर्धक आहार खा रहा है, आपने उसको नहीं कहा या वो नहीं सुन रहा है, और वो पित्त के सामान्य गुणों वाला आहार यानी समझो अम्ल, लवण, इस प्रकार के आहार का सेवन करते जा रहा है, तो एक जगह पे आप वृद्ध दोष यानी वृद्ध पित्त के विशेष इस प्रकार के द्रव्य की योजना कर रहे हैं। दूसरे बाजू में रुग्ण ये वृद्ध दोष यानी वृद्ध पित्त के गुणों का आहार सेवन करते जा रहा है, तो आपके चिकित्सा का उपयोग नहीं होगा, उससे उपशय नहीं मिलेगा। देखो, ये अगेन द फैक्ट इज वेरी सिंपल कि जब हम चिकित्सा दे रहे हो तो रुग्ण ने पथ्य पालन करना आवश्यक है, लेकिन उसके पीछे भी सामान्य विशेष सिद्धांत का एप्लीकेशन है। दैट इज ऑल्सो दैट योर सामान्य और योर विशेष विल ओनली वर्क व्हेन देयर इज नो डोमिनेंट अपोजिट रीजन। सामान्य तभी काम करेगा जब उसके अपोजिट विशेष नहीं होगा, और विशेष तभी काम करेगा जब उसके अपोजिट सामान्य नहीं होगा। तो इसलिए हम जब आप कुछ टारगेट ऑब्जेक्टिव रखकर चिकित्सा देते हैं, सो वी नीड टू मेक श्योर दैट पेशेंट उसके बाकी जीवन क्रम में उस चिकित्सा के विपरीत कोई कारण सेवन नहीं कर रहा है। और ये हमारा आयुर्वेद का बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा जो क्रक्स है वो है कि रुग्णों को हम हमेशा पथ्य कहना, जो योग्य योग्य वो कहना ये आवश्यक हो जाता है। अन्यथा कितनी भी सूझबूझ रखकर आप चिकित्सा दो तो उसका फल हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, एंड वन लास्ट एस्पेक्ट ऑफ सामान्य विशेष इज वी कैन मॉडिफाई द सामान्यत्व एंड विशेषत्व ऑफ अ द्रव्य बाय डूइंग एप्रोप्रिएट संस्कार। यानी कोई भी उसका सामान्यत्व और विशेषत्व ये उसके लिए परमानेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल शाली हमारे चावल वो प्रायः पूर्ण करते हैं, हमें सबको पता है, हमारे आहार का बहुत ही कॉमन एस्पेक्ट शाली है। लेकिन जब हम उसको भर्जन करेंगे, जब उसको हम रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे, तो उससे क्या होता है, उसका आप्यत्व कम हो जाता है, उसमें लघु गुण बढ़ जाता है, जिससे कि लाजा तैयार होने वाली है। और हमें पता है कि लाजा तो ब्रूहण बिल्कुल नहीं है, ऑन द कॉन्ट्री ये अपतर्पण करते हैं, मेद कफ इनका क्षय करते हैं। यानी जो मूल द्रव्य जो ब्रूहण था, जो कि शरीर के लिए शरीर धातु वृद्धि के लिए सामान्य था, उस पे एक संस्कार करने के बाद जो भी अलग द्रव्य विशेष तैयार हुआ वो अभी शरीर धातुओं के लिए विशेष करने वाला है, क्षय करने वाला है। दैट मीन्स सामान्य विशेष कैनॉट बी परमानेंट, यू कैन मॉडिफाई देम बेस्ड ऑन द प्रॉपर संस्कार। ठीक है, सो दीज वर फ्यू, आई हैवंट कलर ऑल द एस्पेक्ट, क्योंकि अदरवाइज हमारा जो मूल ऑब्जेक्टिव है कि ग्रंथ वाचन करना और वो समझ लेना, वो फिर दूर दूर चला जाएगा। लेकिन फिर भी एक सत्र में जितने सामान्य और विशेष के महत्वपूर्ण बिंदु है आपके सामने रखना मैंने जरूरी पाया है, वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो ये जो दो सूत्र थे, सूत्र क्रमांक 44 और 45, इनमें जो भी सामान्य और विशेष का वर्णन था, उनके चक्रपाणी और गंगाधर में जो भी टीके के महत्वपूर्ण अंश थे, उसके जो अर्थ थे, और इसकी कुछ व्यावहारिकता थी, वो मैंने आज आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इसके बारे में या इसके विषय के बारे में कुछ अगर प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा मेरे तरह से मैं सत्र की समाप्ति करूंगा, और अगले सत्र में इसके बाद का जो 46 क्रमांक का सूत्र है वहां से आगे हम हमारा वाचन कंटिन्यू करेंगे। कोई अगर शंका है तो आप पूछ सकते हैं।